Hello everyone. So now one of the most important topic of financial management, that is capital structure. Now see, कैपिटल स्ट्रक्चर दो वर्ड हैं, कैपिटल और स्ट्रक्चर। तो कैपिटल क्या होगी? एक कंपनी की पूंजी, और स्ट्रक्चर मतलब उसका किस तरीके से उसका उसमें कंपोजिशन। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कि आपकी जो कैपिटल है वो किस तहत बनाई गई है। सो देर आर बेसिकली टू एस्पेक्ट्स, वन इज डेट एंड अदर वन इज इक्विटी। डेट में कुछ भी हो सकता है, वो किसी का लोन हो सकता है, कंपनी ने किसी से लोन लिया हो बैंक से या डिबेंचर्स इशू करके। इक्विटी ओनरशिप फंड्स, so debt is borrowed fund and equity ownership fund. So I can say in statement that total capital of the firm will be always equal to debt plus equity. ठीक है? So capital structure means the proportion of debt and equity which is used for financing the operations of business. In other words, capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital. As I have already told you, डेट कैपिटल मतलब बोरोड कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल मतलब ओनर्स कैपिटल। सो फॉर अ पर्टिकुलर फर्म, एक कंपनी के लिए क्या बेस्ट है, उसके लिए कैसा स्ट्रक्चर बेस्ट है। अपन ने अकाउंटेंसी में एक रेशियो पढ़ा था, सॉल्वेंसी रेशियो, उसमें हमने देखा था डेट अपॉन इक्विटी, है ना। डेट अपॉन इक्विटी में हमेशा हमने ये बोला है कि आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1। सो डेट और इक्विटी को जब भी हम एनालाइज करेंगे तो हमें दो चीजें देखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वन इज रिस्क एंड द अदर वन इज कॉस्ट। रिस्क हमने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं कि रिस्क दो तरीके के होते हैं, बिजनेस रिस्क और वन मोर इज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, ओके। नाउ सी व्हाट फाइनेंशियल रिस्क इज, जब आप कोई प्रिंसिपल अमाउंट या डेट लेते हैं तो उसको आप रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस रिस्क मतलब जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस है, डे टू डे एक्टिविटीज है, उसके लिए आप पैसा जुटा पाएंगे या नहीं जुटा पाएंगे। तो डेट और इक्विटी दोनों के बेसिस पर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, दोनों में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर रिस्क ज्यादा है, रिस्क अगर किसी चीज में ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको फोकस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वाई डेट आर मोर रिस्कियर देन इक्विटी। ठीक है, द क्वेश्चन इज वाई डेट्स आर मोर रिस्कियर देन इक्विटी। तो इसका आंसर ये है कि डेट जो होते हैं उसमें फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डेट को रीपे नहीं किया, अगर आपने डेट को रीपे नहीं किया तो द लेंडर कैन एसेस योर पर्सनल एसेट्स, वो आपके पर्सनल एसेट्स को लेकर उसको बेचकर आपके डेट की भरपाई कर सकेगा। Therefore it is called as debt are more riskier. बट अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इक्विटी इज मोर कॉस्टलियर। ठीक है, इक्विटी इज मोर कॉस्टली। वाई? बिकॉज इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करने में जो कॉस्ट लगती है वो हाई कॉस्ट रहती है, वो जिसको अपन बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? दिस बोथ पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल? ओके, so before moving on, I want you to get thorough with certain technical terminologies. The one is financial leverage. फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। सो अगर टोटल कैपिटल 1 लाख है तो उस 1 लाख में कितना प्रोपोर्शन डेट का है, ये कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज। इसको अपन और डिटेल में देखेंगे आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ केसेस, कि किस तरीके से फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी हम समझेंगे बट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। बिफोर मूविंग फर्दर, कुछ टर्म्स है लाइक ईबीआईटी, देन ईपीएस, देन आरओआई। EBIT is nothing but earning before interest and taxes. ROI is return on investment. And the last one is EPS. EPS is earning per share. एक पर्सन ने अगर एक शेयर लिया है तो उसका अर्निंग्स में, उस कंपनी के प्रॉफिट्स में कितना पार्ट रहेगा, वो होता है अर्निंग पर शेयर। ओके, नाउ सी whenever we talk about debt funds of companies, तो उसके अंदर अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों अर्निंग इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज डेट हमेशा इक्विटी से हम सोचते हैं कि ज्यादा रखें। क्यों ज्यादा रखें? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, उसको फुलफिल करना है, जो हमें कहीं ना कहीं क्या करेंगे, टैक्स में हेल्प करेंगे। सो देयरफॉर वी आर फोकसिंग ऑन कि अर्निंग्स हमेशा बढ़ती रहे। अगर अर्निंग्स बढ़ती रहेगी तो डेट रिस्क कम होगा। ओके, लेट्स सी फर्दर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सिचुएशंस कि फाइनेंशियल लिवरेज किस तरीके से वर्क करता है। फाइनेंशियल लिवरेज दो तरीके का होता है, one is favorable financial leverage and the other one is unfavorable financial leverage. Let's see further. Now let's see the three situations. In the first situation, just read it out. Total capital is 50 lakh. Okay, in all the three situations total capital will be 50 lakh.
उस टोटल कैपिटल में इक्विटी का पार्ट कितना है, 50 लाख है। दैट मीन्स 5 लाख शेयर्स विल बी देयर ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन केस सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पर हम समझेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है। डेट पहली सिचुएशन में नल है, ठीक है, टैक्स रेट दिया है 30% और अर्निंग्स दी है 7 लाख। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर देयर इज वन इक्वेशन, जब भी हम अर्निंग्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट डिडक्ट होता है। इंटरेस्ट डिडक्ट होने के बाद उसमें से फिर टैक्स डिडक्ट किया जाता है। टैक्स डिडक्ट होने के बाद यू गेट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। तो इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस के थ्रू आप पता करोगे कि मुझे रिटेन अर्निंग्स रखनी है या मुझे अर्निंग पर शेयर देना है, या फिर मुझे किसी पर्सन को डिविडेंड के फॉर्म में या किसी पर्सन को रिवॉर्ड के फॉर्म में, पर्सन मतलब शेयर होल्डर, उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में कुछ पैसा अर्निंग्स का देना है। ठीक है, सिचुएशन 1। ओके, सिचुएशन 2 में दिया है टोटल कैपिटल 50 लाख, जिसमें अब हमने क्या किया, इक्विटी को कम कर दिया। कितने से कम किया, 10 लाख से। इक्विटी कैपिटल दिया 40 लाख, दैट मींस 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। डेट दिया है 10 लाख, यहाँ पर डेट आ गया मतलब इंटरेस्ट लगेगा, ऊपर वाली सिचुएशन में डेट नहीं था। ठीक है, देन टैक्स रेट 30%, इंटरेस्ट ऑन डेट दिया है 10 लाख, सॉरी 10%। देन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 7 लाख। अर्निंग्स आर सेम, कैपिटल इज सेम, बट कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहे हैं हम तीनों सिचुएशन में। टोटल कैपिटल थर्ड सिचुएशन में भी 50 लाख, इक्विटी कैपिटल दिया 30 लाख, दैट मींस 3 लाख शेयर्स एट 10 रुपीज ईच। डेट 20 lakhs, tax rate 30% per annum, and interest on debt 10%. Earning before interest and tax is 7 lakh. Now let's see how we are going to solve this particular situations. Now see, in this particular slide, there's a chart, there's a table which is containing all the three situations. Let's see all the three situations one by one, and then we are going to compare कि हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। ओके, सिचुएशन नंबर 1, ईबीआईटी दिया है 7 लाख, अर्निंग्स दिया है। ठीक है, पहली सिचुएशन में कोई डेट नहीं था तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट जीरो रखा है। ओके, इंटरेस्ट जीरो मतलब कि ईबीटी क्या हो जाएगा, 7 लाख। 7 लाख के ऊपर हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे 30% के हिसाब से। 30% ऑफ 7 लाख लगाया तो कितना आया, 2,10,000। इस 2,10,000 को हमने डिडक्ट किया, व्हाट वी गॉट अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। मतलब ये अर्निंग जो आई है 4,90,000 की, ये अर्निंग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी किसको, शेयर होल्डर्स को। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हम ये निकालेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू डिवाइड ऑल द अर्निंग्स विद द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो 50 लाख की कैपिटल थी, रिमेंबर सिचुएशन नंबर 1, 50 लाख का कैपिटल था जिसमें शेयर्स कितने थे, 5 लाख। तो 5 लाख लोगों में जो अर्निंग्स है वो डिवाइड होगी, तो उसका रेट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 4,90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो हमारा ईपीएस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.98। 0.98 विल बी नथिंग बट द रेट, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि एक शेयर को 0.98 रुपीस मिलेगा उस अर्निंग्स में। क्लियर, सिचुएशन नंबर 1। इसी तरीके से हम सिचुएशन नंबर 2 पे जाते हैं। 7 लाख इज योर ईबीआईटी, उसमें से हमने क्या किया, इंटरेस्ट माइनस किया। क्यों माइनस किया, क्योंकि इस सिचुएशन में हमने अज्यूम किया था कि जो इक्विटी है वो 40 लाख की है और 10 लाख उसमें क्या है, कैपिटल में डेट। तो 10 लाख के ऊपर हमने क्या लगाया, 10% का इंटरेस्ट लगाया, कितना आया, 1 लाख। डिडक्ट किया, 6 लाख आया। 6 लाख क्या आया आपका, ईबीटी। अब ईबीटी के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, टैक्सेस लगाएंगे 30% का, तो ये आया 1,80,000। डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आ गया ईएटी, 4,20,000 विल बी योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अब इसके बेसिस पे सेम सिचुएशन नंबर 1 के बेसिस पर आप निकाल लो ईपीएस, तो योर ईपीएस विल बी देयर 1.05। यहाँ पर 4,20,000 को 4 लाख से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 40 लाख वॉज योर इक्विटी। तो इक्विटी अगर 40 लाख है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 लाख के टोटल शेयर्स होंगे। लेट्स कम ऑन टू द थर्ड सिचुएशन। 7 लाख इज योर अर्निंग, माइनस किया उसमें से 2 लाख इंटरेस्ट। आई एम क्वाइट श्योर कि यू गॉट टू नो कि फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस 2 लाख। डिडक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 5 लाख। 5 लाख में हम 30%
टैक्स चार्ज करेंगे, आपके पास आएगा 3,50,000। 3,50,000 को आप 3 लाख से डिवाइड करेंगे, दिस 3 लाख इज योर इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी कैपिटल आपकी थर्ड सिचुएशन में हो जाती है 30 लाख और 20 लाख विल बी योर डेट। नाउ सी, यू जस्ट सी ईपीएस को नजर डालो जरा। पहली सिचुएशन में ईपीएस है 0.98, दूसरी में है 1.05, थर्ड सिचुएशन में है 1.16। ओके, यू जस्ट सीइंग दैट देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट। ओके, ईपीएस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपकी अर्निंग्स ज्यादा है। पहली चीज ये पॉइंट्स याद रखना, जब ईपीएस इंक्रीज होगा, ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपने डेट बढ़ाया। पहली सिचुएशन में नल था, दूसरी सिचुएशन में थोड़ा बढ़ाया, थर्ड सिचुएशन में और थोड़ा बढ़ाया। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, नाउ सी what I wanted to tell you is when EPS is more, cost of debt is less from return on investment. Return on investment ज़्यादा है। अब now you just calculate return on investment. In the next slide we are going to calculate return on investment. Let's see further. Now see, this is the main part. If we compare all the three situations from the given table, we see that जैसे ही आप इनकम बढ़ाओगे, सॉरी जैसे ही आप डेट बढ़ाओगे, इट विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर इनकम टू द ओनर्स ऑफ द पर्टिकुलर कैपिटल। ठीक है, आपने इनकम बढ़ाई, इनकम किसकी बढ़ाई? आपने अपने शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़ाई। अब सी, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है स्टॉक मार्केट में? अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी शेयर होल्डर को कुछ अर्निंग्स का पार्ट देती है, तो वो उस कंपनी के शेयर्स को ऊपर लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक सेंटिमेंट होता है, एक पॉजिटिव ट्रेंड कि यार ये कंपनी मुझे अर्निंग्स प्रोवाइड कर रही है, तो हर कोई क्या करेगा? उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चालू करेगा, तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। नाउ सी यू गॉट, नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं करना है, टोटल अर्निंग्स जितनी है उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? टोटल कैपिटल से, क्योंकि कैपिटल के बेसिस पर ही आपने क्या निकाला? अर्निंग्स निकाला, आपने निकाला प्रॉफिट। तो व्हेन यू कैलकुलेट 7 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100, यू गॉट 14% एज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? 14% का रिटर्न मिल रहा है। नाउ सी, द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज 14% इज मोर देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो जब कॉस्ट ऑफ डेट से आरओआई ज्यादा होगा, इस सिचुएशन में आरओआई क्या है? ज्यादा है। 10% इज योर कॉस्ट ऑफ डेट, और आई शुड से कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट रेट से आरओआई जब ज्यादा होगा, उस केस में ईपीएस ज्यादा होता जाएगा। तीनों सिचुएशन में ईपीएस बढ़ेगा। जब ये वाली सिचुएशन होगी तो ये कहलाएगा फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। मार्क माय वर्ड्स, आई विल रिपीट अगेन, व्हेन आरओआई इज मोर than your rate of interest, or I should say when ROI is more than your cost of debt and EPS is increasing, this situation will be called as favorable financial leverage, and this situation is somehow correlated with trading on equity. Trading on equity मतलब पहले इक्विटी थी आपकी 50 लाख, फिर उसमें से आपने 10 लाख इक्विटी ट्रेड करके 10 लाख इक्विटी की जगह क्या कर दिया? डेट ले आए। फिर अगली सिचुएशन में आपने क्या किया? और 10 लाख मतलब 20 लाख का इक्विटी ट्रेड किया, और उसमें आपके पास क्या आ गया? डेट आ गया 20 लाख का। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमेशा कब हो सकता है? जब फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी के व्हाट विल बी unfavorable financial leverage. Let's see further. Okay, now see, this is the reverse situation. जरा तीनों सिचुएशन को देखो, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 1 सब कुछ सेम है, सब कुछ एज इट इज है, बस हमने एक चीज कम करी है। वो क्या है? अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग्स कम करी है। अब नाउ यू जस्ट सी कि अर्निंग्स का आरओआई के ऊपर क्या असर पड़ता है, अर्निंग्स का टैक्सेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है, अगर अर्निंग्स कम है तो डेट के ऊपर क्या असर पड़ता है। नाउ सी, सिचुएशन नंबर 1 में टोटल कैपिटल दिया है 50 लाख, इक्विटी पूरी ली गई है, डेट निल है, और अर्निंग्स दे रखी 3 लाख। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2 में 50 लाख, इक्विटी 40 करा है, और डेट को कितना लिया है? 10 लाख। ठीक है, सिचुएशन नंबर 3 में फिर से डेट बढ़ा दिया गया है और इक्विटी कम कर दी गई है 2 लाख से, सॉरी 20 लाख से। 50 lakh is total capital, equity capital is 30 lakh, debt is 20 lakh. Okay, now let's see how this is gonna be working. Now let's see the
प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द थ्री सिचुएशंस। पहली सिचुएशन की बात करते हैं पहले। ईबीआईटी कितना है? 3 लाख। इंटरेस्ट नील। क्यों नील है? क्योंकि इस समय पे कोई डेट नहीं है। ईबीटी कितना हुआ? 3 लाख। इसके ऊपर हमने क्या चार्ज किया? टैक्स चार्ज किया 30%। तो कितना आया? 90 लाख। डिवाइड माइनस किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 2,10,000। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देयर विल बी 5 लाख शेयर्स, क्योंकि 50 लाख का टोटल कैपिटल जो कि इक्विटी से आया है। तो इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो? ईपीएस निकाल सकते हो। तो आपने ईपीएस निकाला 0.42। लेट्स कम आउट टू सिचुएशन नंबर 2। 3 लाख आपकी ईबीआईटी है, आपने नेगेटिव में लेकर गए आप इंटरेस्ट को। क्यों? क्योंकि 10 लाख का क्या है आपके पास? डेट है। तो डेट के ऊपर 10% लगाया, 1 लाख। माइनस किया, ईबीडी आया आपका 2 लाख। इसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज किया 60,000 का। माइनस किया तो आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, जो कि है 1,40,000। इसके बेसिस पर आपने क्या निकाला? ईपीएस। अब ईपीएस कैसे निकाला? सी, इस जगह पर सिचुएशन नंबर 2 में यू आर हैविंग 10 लाख ऑफ डेट, मतलब 40 लाख की आपके पास इक्विटी है। तो उस हिसाब से 4 लाख के आपके पास क्या होंगे? शेयर्स होंगे। So therefore you got EPS as 0.35. Now let's come on to situation number 3. 3 lakh, 2 lakh will be your interest. कैसे आया? 20 lakhs का डेट है, तो 20 lakhs के ऊपर 10% निकाला हमने, तो इंटरेस्ट आया 2 लाख। माइनस किया तो आपका ईबीटी आ गया 1 लाख। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करेंगे 30,000 का। 30,000 का टैक्स चार्ज करने के बाद यू विल बी गेटिंग अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, जो कि आएगा 70,000। अब इसके अकॉर्डिंगली आप निकालिए नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। तो सी, इन सिचुएशन नंबर 3 इक्विटी शेयर्स हैं 30 लाख के, तो उसके अकॉर्डिंग में 3 लाख जो होगा वो आपका क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बेसिस पे आप क्या निकालेंगे? ईपीएस। नाउ यू जस्ट सी आपका ईपीएस कितना है? 0.23। नाउ सी, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3, तीनों में एक डाउनफॉल मूवमेंट दिख रहा है ईपीएस में। 0.42, 0.35, 0.23। ठीक है, डाउनफॉल मूवमेंट दिख रहा है हमें। दैट मीन्स कि अगर आप डेट बढ़ाओगे इस सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन? जब आपका अर्निंग्स कम है और आपने डेट बढ़ाया, तो इट विल बी कॉल्ड एज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। इसको एक तरीके से और एक नोट लिख लो। व्हेन ईपीएस इज डिक्रीजिंग एंड योर आरओआई इज लेस देन योर कॉस्ट ऑफ डेट, or I should say your ROI is less than your rate of interest for debt, that situation will be considered as unfavorable financial leverage. So we have seen both the situation, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज भी देखा हमने, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज भी देखा। अब हम ये देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डेट और इक्विटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। Okay, now let's come on to the factors which are determining the capital structure. The first one is cash flow position. Now see, whenever you are considering debt or whenever you are issuing debt, uh, a company should always see the projected cash flows which are been involved in it. Cash flows must not only cover fixed cash payment obligations, but there must be sufficient reserves also, there must be sufficient buffer also, जिससे कि कंपनी अपने जो रेगुलर पेमेंट ऑब्लिगेशंस लाइक नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस, लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, लाइक फॉर मीटिंग द डेट सर्विस कमिटमेंट्स, इस सब का भी पेमेंट कर पाए। तो ये देखने की बहुत जरूरत है डेट लेने से पहले या इक्विटी के ऊपर जाने से पहले। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब कितने आपके पास अर्निंग कितनी आई है और उस अर्निंग से आप कितने समय तक इंटरेस्ट को पे कर सकते हो। तो ये निकाला जाता है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। Debt service coverage ratio takes care of the deficiencies which are referred to in the interest coverage ratio. Interest coverage में सिर्फ किसकी बात की जाती है? इंटरेस्ट की बात की जाती है, और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में पूरे पर्टिकुलर डेट की बात की जाती है। ठीक है, नाउ सी द हायर DSCR indicates better ability to meet cash commitments and vice versa. Okay, next is return on investment. If the ROI of the company is higher, it can choose to use trading on equities to increase its EPS, as I have already told you it in favorable financial leverage condition, कि अगर ROI ज्यादा है तो कंपनी क्या कर सकती है? डेट ज्यादा ले सकती है। अगर ROI कम है, किससे? कॉस्ट ऑफ डेट से या इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट से, तो कंपनी विल गो फॉर लेस डेट। Next is cost of debt. A firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ a higher debt. अगर रेट कम है तो कंपनी will go for high debt. If the rate is
more, the company will not go for debt, it will be going for equity. Next is tax rate. Since the interest is deductible expense, तो अगर interest ज़्यादा होगा तो tax में बचत होगी कंपनी के लिए, इसीलिए कंपनी will go for more debt. Now the firms in our, you know, जिस फर्म की बोरिंग अगर 10% पे है और उस समय पे टैक्स रेट 30% है, तो अगर टैक्स में मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट को जोड़ूं तो देयर विल बी ओनली 7%. ठीक है, सो हायर द टैक्स रेट इट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर. ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द अट्रैक्शन टुवर्ड्स डेट. Next is cost of equity. Now see, stock owners also expect a rate of return from the equity holder which is commensurate with the risk they are assuming. मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स भी अगर आपकी इक्विटी को परचेस करने के बाद एक रिस्क ले रहा है तो कंपनी का भी एक फर्ज बनता है कि वो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करे. सो व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट, द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर आल्सो इंक्रीजेस. सो कॉन्सिक्वेंटली दे विल डिजायर सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न and they will think that the rate of return may increase. तो अगर cost of equity ज़्यादा है एक particular point के बाद तो company should go for debt. तो cost of equity कम है तो company should go for equity. Next, flotation cost. Now what do you mean by flotation cost is whatever the expenses have been involved in issuing certain security. So the process of raising resources also involves some cost. So whenever a company is going for public issue of shares and debentures, it requires considerable amount of expenditure. Now see, if this cost is more, the company will not prefer equity, and if this cost is less, the company will prefer equity. Next is risk considerations. As we have already discussed, which particular source of fund is more riskier, the debts are more riskier. But अगर अपन equity की बात करें तो equity is more riskier on the point of view of shareholders. So using debt may increase the financial risk of a business, and a person should not involve more risk in its business. So अगर financial risk ज़्यादा है तो company should always focus on equity, and if the financial risk is less, the company should always focus on debt. Next is flexibility. Now see, if a firm uses its debt potential to its fullest utilization, it loses flexibility to issue further debt. Now see, to maintain such kind of flexibility, it must maintain some borrowing power. कहते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ साइड में रखना चाहिए ताकि हम ऐसी कोई अनकंटिजेंसी आ जाए या अनफोर्सिन इवेंट्स आ जाए जिस समय पे हमारे पास पैसा हो, लॉस बाय फायर हो गया या कुछ भी हो जाता है जिसके लिए आपको पैसे की सख्त जरूरत पड़ती, तो उस पैसे जो डेट लिया आपने वो पैसा आपको साइड में रखना चाहिए. तो अगर कंपनी की पॉलिसीज फ्लेक्सिबल है, ठीक है, अगर कंपनी डेट को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, देन कंपनी की बोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी. तो उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, मोर डेट ले सकती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल. डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बट अगर कंपनी चाहती है कि डायल्यूशन होना चाहिए कंट्रोल का कंपनी में से, तो कंपनी विल प्रिफर मोर इक्विटी ओवर डेट. अगर कंपनी चाहती है कि नहीं, आई शुड बी द सोल ओनर ऑफ द कंपनी, मुझे ओनरशिप नहीं बढ़ाना है, मुझे कंट्रोल नहीं डाइल्यूट करना है, तो कंपनी विल गो फॉर डेट. नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. Now see, every company operates within a regulatory framework which has been provided by the law. Example, public issue of shares and debentures which have to be made under SEBI guidelines. Now see, the raising funds from banks and other financial institutions, they require certain norms which has to be complied with. The relative ease with which these norms can be met or the procedures completed may also have a bearing upon the choice of sources of fund. अगर regulatory framework बहुत strong है, बहुत stringent है, बहुत restricted है, बहुत restrictive है, तो उस केस में कंपनी को सोचना चाहिए कि मैं शेयर्स इशू करूं या मैं डिबेंचर्स पे जाऊं या मैं डेट के ऊपर जाऊं या मैं शेयर्स के ऊपर जाऊं. नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन. There are two types of things, bullish and bearish. You might these two terms are very much in market today. Bullish market मतलब पॉजिटिव ट्रेंड है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है. बियरिश मार्केट मतलब नेगेटिव ट्रेंड है, शेयर मार्केट नीचे जा रहा है. तो अगर बुलिश मार्केट है तो उस केस में इक्विटी शेयर्स को आसानी से सोल्ड आउट किया जा सकता है ज्यादा प्राइस पे. बुलिश मार्केट में कंपनी हमेशा इक्विटी के थ्रू पैसा उठाने की कोशिश करेगी. अगर बियरिश मार्केट है तो उस केस में कंपनी विल नॉट फोकस ऑन इक्विटी, द कंपनी विल फोकस ऑन debt. Last factor which influences capital structure is capital structure of other companies. तो इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके जो competitors हैं, कंपनी के जो
कॉम्पिटिटर्स हैं जो उसके मार्केट में उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, उन कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. सो इट विल बी अ थोड़ा गाइडेंस फॉर अ कंपनी कि अगर ये कंपनी इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर अपना रही है तो मे बी अगर इस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर अपनाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मेरी कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो, शायद हो सकता है कि मेरी कंपनी का भी कैपिटल जो है वो बढ़े. सो दैट्स इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. Revise each and every concept again and again so that you will be going to be thorough with the topic. Thank you and have a nice day.